धारा 24 के अंतर्गत भरण पोषण की राशि का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। न्यायालयों के पास इस धारा के अधीन अंतरिम भरण पोषण का अवधारण करने की पर्याप्त विवेकाधिकार की शक्ति होती है। इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण की मात्रा का निर्धारण करने के लिए इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि क्या आवेदक की आय का कोई स्रोत है या नहीं, विरोधी पक्षकार की आय कितनी है, पक्षकारों के जीवन का स्तर कैसा है, आवेदक द्वारा रोटी कपड़ा एवं निवास आदि के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चे और विरोधी पक्षकार के साथ पहले से ही रहने वाले माता पिता भाई बहन आदि को सम्मिलित करते हुए परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है जिनका उसे भरण पोषण करना पड़ता है। वास्तव में धारा 24 अंतरिम निर्वाह व्यय का निर्धारण करने के लिए कोई भी मार्ग निर्देशन का प्रावधान नहीं करती है, लेकिन अधिनिर्णित धनराशि को किसी भी दृष्टि से अयुक्तियुक्त नहीं होना चाहिए। साधारण रूप से अंतरिम भरण पोषण के मामले में वर्तमान अधिनियम के अधीन एक पक्षकार को विरोधी पक्षकार की शुद्ध आय का 5वां भाग उस दशा में आवेदक को प्रदान किया जा सकता है जबकि उसके पास स्वयं का भरण पोषण करने हेतु कोई पर्याप्त साधन नहीं होता है। लेकिन 5वें भाग के सूत्र को सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है और यह न्यायालय के समक्ष तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि भरण पोषण की निश्चित मात्रा उचित है या नहीं। संक्षेप में, वर्तमान धारा के अधीन भरण पोषण की राशि को अवधारित करने के संबंध में यद्यपि कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, फिर भी न्यायालय को पक्षकारों की प्रायस्थिति, पक्षकारों की आवश्यकताएं और भुगतान करने की क्षमता आदि विषयों पर ध्यान देना चाहिए। रुक्मिणी बनाम किशन लाल के मामले में यह मत प्रकट किया गया कि धारा 24 के प्रयोजनार्थ निर्वाह व्यय या भरण पोषण शब्द का अभिप्राय जीविका के साधनों के लिए अपेक्षित धनराशि का होना है और अस्थायी निर्वाह व्यय का सिद्धांत आर्थिक संरक्षकता पर आधारित होता है और इस संदर्भ में वर्तमान धारा का उद्देश्य आर्थिक अंतर को सुनिश्चित करने के पश्चात जब कभी भी आवश्यक हो उनके बीच न्याय करना होता है। धारा 24 के अंतर्गत पत्नी को भरण पोषण की मात्रा कितनी दी जानी चाहिए, इसका प्रावधान नहीं है। डाइवोर्स एक्ट 1869 की धारा 36 में शुद्ध आय का 5वां अंश भरण पोषण के रूप में देने का प्रावधान है। इसलिए यदि कोई अन्य विषम परिस्थिति न हो तो शुद्ध आय का 5वां भाग भरण पोषण हेतु न्यायालय द्वारा दिलाया जाना चाहिए। हिम्मतलाल छगनलाल बनाम रमेश चंद्र शंभूलाल के मामले में भी पति की आय का 1/5 भाग दिया जाना स्वीकृत किया गया है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा अंतरिम भरण पोषण के संबंध में पारित आदेशों निर्णयों को दृष्टांत के रूप में उल्लेख करना आवश्यक है। एक मामले में पति की आय रुपये 10,000 प्रति माह से अधिक थी। पत्नी तथा बालक को प्रति माह रुपये 1500 दिलाया गया। सुशीलाबाई बनाम अतर सिंह चौहान के मामले में यह मत प्रकट किया गया कि सामान्यतया मामले को लंबित अवस्था के लिए भरण पोषण राशि की आमदनी की राशि को घटाते हुए पति की कुल आय का 1/5 हिस्सा दिलाया जाना चाहिए। रमेश चंद्र बनाम वीणा कौशल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आपराधिक न्यायालय के निर्णय के ऊपर सिविल न्यायालय द्वारा अंतिम अवधारण अधिभावी होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि धारा 24 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंध से शासित नहीं होगी। धारा 125 में वर्णित राशि से अधिक राशि भी वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार की जा सकेगी। धारा 24 में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि वाद व्यय के लिए दी जाने वाली राशि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। ऐसी धनराशि का निर्धारण किया जाना पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। यदि आवेदिका के पास स्वतः की आमदनी है या पत्नी को उसके माता पिता का पूर्ण आर्थिक सहयोग प्राप्त है तो वाद व्यय की राशि कम की जा सकती है।
श्रीमती प्रीति अर्चना शर्मा बनाम रविंद्र कुमार शर्मा के मामले में भरण पोषण एवं वाद व्यय दिलाए जाने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेखित किया गया है। वाद व्यय में मुकदमेबाजी से संबंधित सभी व्यय आ जाते हैं, जैसे कि अधिवक्ता से ली गई राय के संबंध में संदाय किया जाने वाला शुल्क, स्टेशनरी, टाइपिंग, न्यायालय स्टैंप संबंधी खर्चे व यात्रा भत्ता आदि। ममता बनाम राजेश जायसवाल के मामले में पति ने विवाह विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। पत्नी ने यात्रा खर्च, वाद खर्च एवं भरण पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अपने निवास शहर से न्यायालय में आने के लिए एक वयस्क साथी की यात्रा के भत्ते की मांग की। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्नी ग्रामीण महिला नहीं है, वह MSc MEd तक शिक्षित है, उसे निवास शहर से न्यायालय स्थित शहर आने के लिए वयस्क साथी की आवश्यकता नहीं है। अतः वयस्क साथी के यात्रा भत्ते को अस्वीकृत किया गया। धारा 24 का सम्यक विश्लेषण विभिन्न दृष्टिकोण से कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती शिखा गौराई बनाम सुबोध चंद्र के मामले में किया गया है। उच्च न्यायालय कलकत्ता ने मत प्रकट किया कि अधिनियम की धारा 24 प्रतिपक्ष को वाद व्यय एवं वादकालीन भरण पोषण के लिए आवेदन करने के संबंध में विशेष अधिकार उपलब्ध कराती है। विधायिका संबंधित पक्ष को आवश्यक संरक्षण देने के आशय से इस धारा के अंतर्गत अधिकार उपलब्ध कराती है और उसे जीवन यापन करने व मुकदमे का प्रतिवाद करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कराती है। तो ये थी धारा 24 के तहत दिए जाने वाले वाद व्यय के संबंध में जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको डिवोर्स और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।